आज की इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं आप लोगों को अर्थशास्त्र का परिचय के बारे में। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इस प्रकार के भी क्वेश्चनों को बताएंगे। और उसके बाद ये भी समझाएंगे कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, अर्थव्यवस्था के पिता कौन है ना। तो इन तमाम प्रकार के इनके प्रकारों के बारे में बताने वाले हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने यहीं तक स्टॉप कर दिए थे और बोले थे कि यहाँ से जो है सो दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड करके हम आपको देंगे, तो यहीं तक स्टॉप किए थे। तो आज की क्लास में हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यह जो क्लास होने वाला है, खास करके टीजीटी स्टूडेंट जो भी है, टीजीटी जो इकोनॉमिक्स की तैयारी करने वाले हैं, पीजीटी के जो स्टूडेंट हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स की जो तैयारी करने वाले हैं स्टूडेंट हैं, उनके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। बीएसएससी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सफिशिएंट रहने वाले हैं। दरोगा की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी जैसे ये क्लास सफिशिएंट होने वाला है। और एटसेट्रा जो भी अन्य एग्जाम बच गया जिसमें इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी के लिए सफिशिएंट क्लास रहने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए आगे जो है सो हम बातें शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र किससे कहते हैं। अर्थशास्त्र को समझने से पहले यहाँ पर इसका प्रकार को समझिए, क्योंकि यहीं से जो है सो आपको सीखने को मिलेगा इसका डेफिनेशन। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यह जो अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था जिसे हम कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, वो होता क्या है। अर्थशास्त्र किससे कहते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स किससे कहते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स किससे कहते हैं। और इसमें समझना है और करके कि इकोनॉमी क्या होता है, ECO इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या होता है इसके बारे में समझना है। तो आपके लिए हम एक वर्ड में अगर समझाने की कोशिश करें तो हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो होती है एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। मतलब एक ऐसा शास्त्र होता है, एक ऐसा किताब होता है जिसमें प्रिंसिपल्स की स्टडी किया जाता है। प्रिंसिपल मतलब इसमें जो है सो आपको जो है सो सिद्धांतों के बारे में पढ़ना होता है। यह एक शास्त्र होता है और उस शास्त्र का अध्ययन करके ही आप अपने जीवन में इसके जो भी चीज़ें सीखे हैं उन सारी चीज़ों को आप अपने रियल लाइफ में उतार करके अगर उसको अप्लाई कर रहे हैं तो वो इकोनॉमी हो जाएगा। लेकिन जिन चीज़ों को, जिन सिद्धांतों को आप सीख रहे हैं केवल नॉलेज के माध्यम से, तो वो आपका इकोनॉमिक्स होता है। इसीलिए हमने बोले हैं कि पूरा हॉल जो टॉपिक है, जो पूरा बुक है, वो आपका क्या है, तो इकोनॉमिक्स है। और इसके छोटा सा एक पार्ट जो होता है, इसके अंदर में एक छोटा सा जो भाग होता है उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर ये जा रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है सो इकोनॉमिक्स इज अ फादर एंड इकोनॉमी इज अ सन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इकोनॉमिक्स जो है एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें हम प्रिंसिपल्स का स्टडी करेंगे, और इकोनॉमी जो है वो एक छोटा सा पार्ट है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इकोनॉमिक्स का जो मेन सिद्धांत है, जिसके आधार पर जो हमारे देश की जो GDP वगैरह, नेशनल इनकम वगैरह, इन प्रकार के जो क्वेश्चनों की स्टडी किया जाता है, इन्हाँ की जो प्रिंसिपल्स को स्टडी करके उसके बाद अपने रियल लाइफ में यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, व्यवहारिक सिद्धांत जो पढ़ा जाता है, वो इकोनॉमी होता है। बाकी इसका लिखित रूप से भी हम आपको जो है सो डिफिनेशन की मदद से भी इसको लेकर के आए हुए हैं, तो उसको डिफिनेशन के आधार पर भी हमको समझाएंगे कि क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि इसके जो है सो भाग जो अगर हम देखने की कोशिश से करें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था दो भागों में हम इसको बांट करके देख सकते हैं। एक सीमित संसाधन के आधार पर और दूसरा असीमित इच्छाएं। हालांकि ये पार्ट नहीं होता है, ये क्या होता है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को समझने के लिए बताना है कि हमारे पास जो इच्छाएं, मेरे मन की जो इच्छाएं हैं वो असीमित है। हम हमेशा अपने मन में एज्यूम करते रहते हैं कि हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास लग्जरी कार होनी चाहिए, हमारे पास जो है सो और भी कई प्रकार की जो है सो सामग्री होना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है कि संसाधन क्या है, तो सीमित है। तो सीमित संसाधनों में इतनी जो है सो ख्वाब देखना अच्छी बात नहीं होती है। अगर अच्छी बात है भी तो उसको कहीं ना कहीं हमें प्लानिंग करके उसके बाद जो है सो हमें एज्यूम जो है सो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है, क्योंकि हमारे देश में जो संसाधन है, रिसोर्सेस जो है वो सीमित हैं। हमारे देश में जो संसाधन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो है सो वो एक जीवाश्म ईंधन के रूप में हम लोग जानते हैं। आज जब ये जीवाश्म ईंधन है तो कहीं ना कहीं ये जो है सो समाप्त होने योग्य संसाधन है, और इसका जो है सो विदोहन अगर हम बराबर करते रहें तो पेट्रोलियम एक समय में ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म हो जाएगा तो हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए क्या बचेगा, पेट्रोलियम, वो किसका उपयोग करेगा। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी संसाधन है वो क्या है, तो लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड संसाधन को हम किस प्रकार से बेहतरीन प्रयोग करके करें कि हमारी इच्छा की भी पूर्ति हो जाए और इधर से कमी भी ना हो, यानी आने वाली पीढ़ी को भी पूर्ति हो जाए और हमारी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। यानी कि जिस जगह पे हम मान लेते हैं
कि 100 रुपया में किसी सामान को खरीद के ला सकते हैं, अगर संभव हो तो हम वहाँ पर उसकी मितव्यता करते हुए 50 रुपये में खरीद के और अपनी काम चलाने की प्रयास करें। तभी जा कर के क्या होगा कि हमारे पास जो सीमित लिमिटेड रिसोर्सेस है, उस लिमिटेड रिसोर्स का प्रयोग करके हम अनलिमिटेड डिजायर्ड की जो है सो पूर्ति कर पाएंगे। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे कि हम आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पे समझना है कि अब इन दोनों चीज़ों से क्या बनता है, तो संसाधनों का प्रबंधन। अब यहाँ पे समझना है कि हमें कौन सी चीज़ खरीदना है और कौन सी चीज़ नहीं खरीदना है, उन चीज़ों का हमें यहाँ पर तय करना पड़ता है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास अगर 500 रुपया है, तो अब इन 500 रुपया में हमारे पास आवश्यक कौन कौन सी सामग्री है। एक और तो मेरा इच्छा कर रहा है कि चलो आज जो है सो मीट ले आते हैं। मीट फॉर आप समझ लीजिए कि मुर्गे की मीट खाने वाली बातें कर रहे हैं, तो ये मीट हो गया। अब दूसरी ओर देखा जाए तो मान लेते हैं आपके जो है सो घर में किसी बच्चे का, छोटे बच्चे का जो है सो तबीयत खराब हो गया है और इसके लिए जो है सो दवाइयाँ लाने की आवश्यकता पड़ गया है। तो आपको इस वक्त सोचना पड़ेगा कि आप जो है सो इस वक्त मीट को ना लेकर के, क्योंकि मीट अगर 1-2 दिन ना भी खाएंगे, बाद में भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर बच्चे की तबीयत खराब हो गया तो इसके लिए जो है सो दवाइयाँ यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दवाई को पहला प्रेफर करना पड़ेगा, मीट को सेकेंडरी प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ना भी ले तो काम चलेगा, लेकिन इसको ना लेंगे तो काम नहीं चलने वाला है और जो है सो तबीयत बिगड़ सकती है। तो इस वक्त हमें सोचना पड़ेगा कि, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मेरे पास इस मेडिसिन को खरीदने के लिए 300 रुपया सफिशियंट है, 300 रुपया में दवाई आ जाती है, तो हम 300 रुपये की दवाई ले लेंगे और बचे हुए जो 200 रुपया होगा उस 200 रुपये से हम मीट भी खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सोचना पड़ेगा कि हम संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार से करें कि हमारे पास जो अनलिमिटेड डिजायर्ड है, असीमित इच्छाएँ हैं, उसकी भी पूर्ति हो जाए। और लिमिटेड रिसोर्स है यानी कि 500 रुपया ही है हमारे पास, इसी 500 रुपया में से हम क्या करेंगे, दवाई भी खरीद लेंगे और मीट भी खरीद लेंगे। तो इस प्रकार का जो चैन होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं प्रबंधन करना, चैन व वितरण करना। तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे आपको सोचना इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स हैं, हमारे पास जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है, और हमारी इच्छाएं क्या है, तो अनलिमिटेड है। तो इन दोनों के बीच आपसी सामंजस्य को स्थापित करने की जो क्रिया है, इसी को आप इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको पूरा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसी में और क्या कहते हैं, इसमें अब देखिएगा जैसे कि इसमें कह रहे हैं, एक सेकेंड, इसको फिर से आगे देखते थे। 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक सैद्धांतिक अध्ययन के आधार पर और दूसरा व्यवहारिक अध्ययन के आधार पर। जो इस चैन को सिद्धांत के रूप में देखता है और जो व्यवहारिक रूप में देखता है, दोनों को अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर बना दिया गया है। जो सैद्धांतिक अध्ययन होती है, अभी जस्ट हमने जैसे कि बोले हैं प्रिंसिपल बेस्ड स्टडी, जिसमें सिद्धांत का अध्ययन किया जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, तो अर्थशास्त्र कहेंगे। और जिसमें व्यवहारिक रूप से अध्ययन किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, तो अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे बुक में हम जो चीज़, किताब में जो चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं, विभिन्न अर्थशास्त्रियों को जो मत होती है, जिन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उनको जो अगर हम स्टडी कर रहे हुए होते हैं तो ये इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन इन्हीं अर्थशास्त्रियों को परिभाषाओं को सीख करके अपने जीवन में उतार करके और फिर हम मार्केट में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर इन बुद्धियों का प्रयोग करके हम अपनी जो है सो उत्पादन को वृद्धि कर रहे हैं, अपने बिजनेस को जो है सो बढ़ा रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा, इकोनॉमी के अंतर्गत आ जाएगा। तो यही कहते हैं कि जो व्यवहारिक अध्ययन होता है वो इकोनॉमी होता है और जो सैद्धांतिक अध्ययन होता है वो क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स होता है। तो 2 वर्ड यहाँ पे बहुत बड़ी अपने आप में जो मायने रखता था समझना। इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी बुक का, किसी भी शास्त्र का सैद्धांतिक अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है, और उस अर्थशास्त्र के जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है, जिसके आधार पर आप उसकी व्यवहारिक अध्ययन करके अपनी इनकम को बढ़ाते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, तो अर्थव्यवस्था कहलाएगा। इसलिए हमने बोले थे शुरू में ही कि इकोनॉमिक्स इज अ फादर एंड इकोनॉमी इज अ सन। इकोनॉमी क्या हो जाएगा, तो इकोनॉमिक्स का एक सन हो जाएगा, जबकि इकोनॉमिक्स क्या होगा, तो फादर होगा। तो फादर अपने आप में बहुत बड़े होते हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक्स इज अ फादर एंड ये क्या हो जाएगा, तो सन हो जाएगा। अब इसका डिफिनीशन के आधार पर देखेंगे कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसमें जो है सो परिभाषा भी दिए हैं, तो इस परिभाषा को समझना पड़ेगा कि क्या, किन्होंने क्या दिए थे परिभाषा। देखिए अर्थव्यवस्था के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था किससे कहते हैं। एक सेकेंड, अर्थव्यवस्था के लिए कह रहे हैं कि सीमित संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं।
कहने का मतलब वही बात फिर से घुमा फिरा करके लिखा गया है कि जो हमारे पास संसाधन है वो क्या है, तो सीमित है। सीमित मतलब लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड रिसोर्स का हम अधिकतम उत्पादन में जो बदल देते हैं, यानी कि कैसे कम संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर लेते हैं, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उसके माँ बाप जो है सो गरीब हैं, ज़्यादा पैसा भी उसको नहीं दे पाते हैं। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो अपने दम पर कुछ पैसा इकट्ठा कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 1,00,000 रुपया जो है सो कैसे भी अर्निंग करके व्यवस्था कर लिया है, अब वो चाहता है कि इन 1,00,000 रुपया से हम जो है सो 2,00,000 पूरा 3,00,000 4,00,000 करोड़ों में इसमें जो है सो वो अपनी इनकम को, पूंजी को, कैपिटल को बनाना चाहता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इससे इस 1,00,000 रुपया से उसको बिजनेस करना पड़ेगा। अब बिजनेस जब अगर करता है तो बिजनेस में इसको जो है सो प्रॉफिट भी तो कमाना पड़ेगा। तो इसमें आप दिमाग लगाएंगे कि इसी 1,00,000 रुपया से हम कौन कौन सी सामान खरीदें ताकि उसका हम जो है सो उपयोग करके हम अधिक से अधिक मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कमा सकें, ताकि हमारा जो है सो वृद्धि हो सके, विकास हो सके। तो इसलिए वो सोचेगा कि हमारे पास संसाधन कितना है, 1,00,000 रुपया ही है, लेकिन इसी 1,00,000 से इसको बनाना कितना है, 5,00,000 रुपया तक लेके जाना है और भी अधिक लेकर के जाना है। तो इसको सोचना पड़ेगा, इसको प्लानिंग करना पड़ेगा कि अब इस 1,00,000 रुपया में हम कौन कौन सी जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिस प्रकार का, जिस कैटेगरी का, उस कैटेगरी में जो है इसको सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से सामान अति आवश्यक है, जिसके बिना बिजनेस नहीं स्टार्ट किया जा सकता है। तो उन सामानों को पहले वो परचेज कर लेंगे और उससे जो इनकम करना शुरू करेंगे। फिर जैसे जैसे इसकी लाभ बढ़ती जाएगी, इनकम बढ़ती जाएगी, फिर धीरे धीरे जो और भी बचे हुए पार्ट हैं बिजनेस के लिए, वो धीरे धीरे जो है सो खरीदते रहेंगे और अपने बिजनेस को बहुत बड़े पैमाने पर लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार के सोचना पड़ेगा आपको कि लिमिटेड रिसोर्स से हम कैसे अधिकतम उत्पाद कर सकते हैं, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं अर्थशास्त्र के जनक जो है सो एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछ लिया गया है कि अर्थशास्त्र के जो फादर हैं वो कौन से हैं, तो एडम स्मिथ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1776 ईस्वी में एक बुक लिखे थे जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक का नाम क्या था, तो वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना, वेल्थ ऑफ नेशन इस बुक का नाम था। इन्होंने 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक बुक लिखे थे और इन्होंने जो है सो पूरे अच्छे से, यहाँ पे भी देखिए दिया गया है ना, 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन का इन्होंने प्रकाशित किए थे और इसमें अच्छे प्रकार से हर चीज़ को समझाए थे। इसीलिए उस वक्त से एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का पिता मान लिया गया था। आगे समझिएगा। फिर कहते हैं इसमें देख लीजिए उनकी पुस्तक था वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उन्होंने कर सिद्धांत दिया, टैक्स सिस्टम जो है, टैक्स का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने ही दिया था। ये दूसरा पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, हर एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक जो है सो चाणक्य, यानी कि जिनको कौटिल्य हम लोग मानते हैं, उन्होंने जो है सो सबसे पहले जो है सो भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में इनको माना जाता है। हालांकि अर्थशास्त्र का जब फादर पूछेगा तो आपको बताना है एडम स्मिथ ही, लेकिन भारतीय जब लगा दे भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो इसके लिए बताना है आपको चाणक्य यानी कि कौटिल्य है। इन्होंने ही जो है सो, इसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य का ही दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त। इन्होंने एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। इस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में अर्थशास्त्र यानी धन से संबंधित बात उस वक्त नहीं था। उस वक्त किस पर चर्चा किए थे इन्होंने, तो राजनीति पे यानी कि प्रशासन पर जो है सो इन्होंने बुक को लिखा था और इनके बुक का नाम था अर्थशास्त्र। इसमें राजनीति से संबंधित चीज़ों का उस वक्त बातें किया गया था। भारतीय आर्थिक नीति के जनक जो हैं, भारतीय आर्थिक नीति का जो जनक हैं वो कौन है, तो एम विश्वेश्वरैया के जो है सो श्रेय दिए जाता है, एम विश्वेश्वरैया। एवं उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। यानी कि एम विश्वेश्वरैया जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के नाम से बुक जो है सो इन्होंने लिखे थे, प्रकाशित किए थे। उसके बाद देखिए आगे समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। इन तीनों प्रकार को आपको समझना पड़ेगा और यह 3 प्रकार का जो क्षेत्र है, सेक्टर है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक छोटे छोटे से टॉपिक के रूप में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो तीनों सेक्टर को हम अगले क्लास में देखने वाले हैं, अगले वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। लेकिन एक झलक के रूप में अगर आपको दिखा दे तो देखिए इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी सेक्टर किससे कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और चतुर्थक और पंचम भी इसके साथ साथ होते हैं, जो कि लेटेस्ट है, उसके बारे में भी बता देंगे। फिलहाल यहाँ तो 3 ही दिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी 2 और भी सेक्टर होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
फिर संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, जिसको ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। तमाम प्रकार के जो है सो सेक्टर है जिनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो से अगर आपको तनिक भी समझ में आता है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो को अपलोड किया जाएगा तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह क्लास जो है सो टीजीटी स्टूडेंट के लिए भी है, पीजीटी स्टूडेंट के लिए भी हैं, BSSC के जो स्टूडेंट हैं, बिहार SSC की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है, दरोगा के स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए होने वाली हैं, और भी विभिन्न प्रकार के जो भी एग्ज़ाम में आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स जिसमें भी है, उन तमाम प्रकार के एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो सफिशिएंट होने वाला है। तो यहाँ से आप जो है सो अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।